ओके करना। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आज फिर आप सबों का हमारे इस चैनल जी की इरा में स्वागत है। और हम लोग जो साइंस सेशन मैंने जो आपके साथ शेयर करना प्रारंभ किया था, आज उसकी तीसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सूची आपके पास मैं भेजता हूं। उसके साथ मैं उन प्रश्नों का कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी करता हूं, ताकि आप उस चीज को समझ सकें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ओके, तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। आप सब ध्यान दें प्रश्नों पर, और आप देखें कि ये प्रश्न आते हैं या नहीं, है ना। ये मैं इसी विश्वास के साथ इस क्रम को जारी करता हूं। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना। एक पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पर। पहला क्वेश्चन, ब्लड रक्त होता है ना। रक्त क्या है, ठीक है। तो रक्त, इसका आंसर जो है वो आपको मैं बता दूं पहले कि एक जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड संयोजी उत्तक है। देखो, हमारे जो टिश्यू हैं, उत्तक, टिश्यू का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतकी कहते हैं, उत्तक विज्ञान कहते हैं। और उस जो मानव शरीर में विभिन्न तरह के उत्तक होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फिर आपको नर्वस टिश्यू होता है, फिर आपको स्केलेटल टिश्यू होता है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू में के पार्ट होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्लड जो है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। और ब्लड का मुख्य दो ही काम होता है। एक तो होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और दूसरा ताप का नियंत्रण करता है। एक जगह के ताप को दूसरे जगह भी पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है ना। तो ब्लड क्या है हमारा? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपको ध्यान में रखना है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं क्रम को, है ना। और आप देखें दूसरा क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ण सार्वत्रिक दाता, है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को खून दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब सबको खून। तो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ये सामान्य सा प्रश्न है, यूनिवर्सल डोनर। और हम लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ओ होता है ना। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो ए बी होता है, ठीक है। सवाल यहां है कि वो सबको खून क्यों देता है, क्यों दे सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ले नहीं सकता है वो, है ना। तो यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल इसको करता हूं, आप समझ जाएंगे कि कौन क्यों देता है। अब देखिए, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था, लैंड स्टीनर ने। और ये ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटने का उसका जो बेस था वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, है ना। ब्लड ग्रुप 4 भागों में लैंड स्टीनर ने बांटा। लैंड स्टीनर ने 4 भागों में बांटा, ए बी एंड ओ। ये 4 भागों में बांटा था। बांटने का आधार क्या था? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर 4 भागों में बांटा था। ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बांटा था, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इन्होंने बांटा था 4 ग्रुप में। एंटीजन एंटीबॉडी ए टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ए टाइप ऑफ प्रोटीन है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन कहने का मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसी टाइप का प्रोटीन है उसमें, वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। जैसे
ए ब्लड ग्रुप यदि हम कह रहे हैं तो इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीजन ए है। ए एक प्रकार का विशेष प्रोटीन है जो ब्लड ग्रुप ए में पाया जाता है, उसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है, बी कह रहे हैं तो बी का एंटीजन बी है, बी का एंटीजन बी है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक का एंटीजन, ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन ए एंटीजन, ये बी के लिए एंटीबॉडी का काम करेगा, और बी टाइप ऑफ प्रोटीन एंटीजन जो है ए के लिए एंटीबॉडी का काम करेगा, है ना। तो ए का एंटीबॉडी जो है बी है और बी का एंटीबॉडी ए है। एक का एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो बी के लिए क्या होगा, एंटीबॉडी, बी के लिए एंटीबॉडी का काम करेगा, बी एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी काम करेगा। ठीक है, तो इस आधार पे बांटा है। अब ए बी को हम लोग कहते हैं कि सबका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना, वो सबका खून ले सकता है, वो सबको खून दे सकता है। वो सबको खून क्यों दे सकता है, वो ए बी सबका खून ले सकता है, वो सबका खून दे सकता है। हमने देखा कि यदि एंटीजन है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, तो वो सबको नहीं दे सकता है, कारण दूसरे को देगा तो एक नए प्रकार का प्रोटीन उसके शरीर में चला जाएगा जो उसके शरीर में सूट नहीं करेगा या रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वो सबको खून दे सकता है, कहने का मतलब ओ में एंटीजन नहीं है, ओ में एंटीजन अब्सेंट है, इसीलिए वो खून दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। अब ये सबका खून ले सकता है, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं है ना। एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए भी है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, ओ देखो, ओ सबका खून क्या है, सबका खून, ओ जो है सबको खून दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है ना। किसी को भी खून दे सकता है कारण इसमें स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं है, इसलिए किसी भी शरीर में रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे ले नहीं सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इसमें है ना, इसलिए सबका खून ले नहीं सकता है, सिर्फ ओ का ही खून ले सकता है ना, ओ का ही खून ले सकता है। मतलब ये तमाम जो है सब इसके एंटीबॉडी हैं। ओके, यहां तक बात समझ गए। तो इस तरह से रक्त ट्रांसफ्यूजन जो होता है ब्लड का लेना देना होता है। अब सवाल उठता है कि यदि जो एंटीबॉडी हैं, यदि दूसरे एंटीबॉडी वाले ब्लड चढ़ा दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को तो क्या होगा। तो एंटीबॉडी वाले ब्लड यदि किसी को चढ़ा दिए जाते हैं, खून दे दिए जाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही मान लो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, उनको बी ब्लड ग्रुप का यदि देते हैं ब्लड, तो होता यह है कि जो ब्लड जो ब्लड पार्टिकल जो है या ब्लड जो श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण जो होते हैं, ठीक है, कार्पसेल्स जितने भी होते हैं ब्लड में, वो क्या होते हैं आपस में ना, जैसे ही एंटीबॉडी वाला ब्लड जाएगा वो क्या होगा, चिपकने लगेगा, एक दूसरे के जो है सो कोएगुलेट होने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। और आप सब समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो आगे क्या होगा। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये सवाल ना, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब सवाल थोड़ा सा चेंज करेगा, तो आपसे पूछेगा इसमें एक आरएच फैक्टर भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहीं पर समझा रहा हूं, आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। ओके, तो आरएच फैक्टर क्या है, लैंड स्टीनर के साथ एक और साइंटिस्ट आगे जाके जुड़े, वीनर, लैंड स्टीनर प्लस वीनर, वीनर ने एक आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का पता लगाया। कौन, एक बंदर का एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जो बंदर का नाम है रीसस, रीसस बंदर में इन्होंने एक नए प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया जिसको आरएच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है, जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जाएगा,
वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं है वो निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें RH फैक्टर है, और निगेटिव ब्लड ग्रुप कह रहे हैं उसमें RH फैक्टर नहीं है ना। तो यहां पर सवाल इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे अभी। तो अब आप देखो, अब इसमें यदि पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, यूनिवर्सल डोनर कौन हो सकता है, ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है ना। तो आपका सही आंसर होगा यूनिवर्सल डोनर कौन हो सकता है, तो ओ निगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सबको खून दे सकता है वो निगेटिव। क्यों दे सकता है, क्योंकि देखो इसमें RH फैक्टर है ही नहीं, ओ में RH फैक्टर है ही नहीं, इसलिए जिसमें RH फैक्टर है उसको भी दे सकता है, जिसमें RH फैक्टर नहीं है उसमें भी दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर हो गया आपका ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, क्योंकि यदि पॉजिटिव है तो उसमें RH फैक्टर है और वो निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसे ही निगेटिव वाले को देगा तो उनके शरीर में एक नए प्रकार का प्रोटीन चला जाएगा जो उनके शरीर को सूट नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा, यहां तो ओ हमने लिखा, लेकिन अब यदि सवाल पूछता है ओ पॉजिटिव निगेटिव, तो ओ निगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, अब उसी तरह से आपको पूछता है कि एबी है ना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे खून ले सकता है, तो कौन भाई, ए बी पॉजिटिव या निगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है या ए बी निगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो सकता है ना, सबका खून कौन ले सकता है ना। तो ये क्वेश्चन कठिन है, तो थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस बेस पर आप समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे खून ले सकता है, कौन ले सकता है ना, ये ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है, क्योंकि मान लो इसमें RH फैक्टर वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी ले सकता है और निगेटिव भी ले सकता है। इसमें नया टाइप का प्रोटीन तो आ नहीं रहा है, निगेटिव वाले भी दे सकते हैं इसको और पॉजिटिव वाले भी दे सकते हैं ए बी को, है ना। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, आप समझ सकते हैं इस तरीके से प्रश्न को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इनको जानते हैं कि इनमें क्या चीजें हैं। हालांकि ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। देखो RH फैक्टर का नाम संबंधित एक प्रकार के किस्से, है ना, एक प्रकार के किस्से हैं, कपीस हैं, एपी हैं, मानव हैं, बंदर हैं, चूहा है ना। एपी एक अलग होता है। तो RH फैक्टर का संबंध, है ना, RH फैक्टर का संबंध किन से है आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो RH फैक्टर अभी तुरंत मैंने बताया कि रीसस नामक बंदर से में एक नए प्रोटीन का पता लगाया। किसने लगाया, लैंड स्टीनर के साथ आगे चलकर वीनर शामिल हुए। देखो लैंड स्टीनर ने बहुत परिश्रम करने के बाद ही ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया होगा, बांटा होगा, लेकिन ये ए बी बांटने के बाद भी 100% रिजल्ट नहीं था। कहने का मतलब कुछ एक प्रॉब्लम आ जाते थे, यहां तक कि कुछ एक कैजुअलिटी भी हुए। अब तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ था, इसलिए खोज जारी रहा और वीनर उसमें शामिल हुए और एक नए प्रकार का प्रोटीन का पता चला रीसस नामक बंदर में, जिसे हम लोग RH फैक्टर कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं, जो अभी तुरंत मैंने बात किया। ओके स्टूडेंट्स, तो बंदर रीसस क्या था, बंदर था, एपी नहीं था, कपी नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है ना, Hg से क्या तात्पर्य है ना, क्या चीज मेजर करता है Hg, mmHg कह रहा है, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है,
Hg। तो Hg का सीधा संबंध यहाँ मरकरी से है ना। Hg का संबंध, थोड़ा सा फैक्ट को भी याद रखना है, Hg का संबंध सीधा मरकरी से है। और ये अवस्था जो कहलाती है 140 mm Hg कह रहे, तो ये हाइपरटेंशन की बात हो रही है ना। हाइपरटेंशन की अवस्था होगी, ये अवस्था क्या होगी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की अवस्था होगी। और ये Hg जो है वो मरकरी से के बारे में कह रहा है, मरकरी का संकेत है वो Hg, मरकरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यताएं बनती हैं, है ना। ब्लड कहाँ बनते हैं, है ना, ब्लड कहाँ बनते हैं, वो प्रश्न है आपका। तो ब्लड आपका ना अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है, बोन मैरो में बनता है। हमारी जो हड्डियां होती ना सिलेंड्रिकल होती हैं, और उसके अंदर एक पल्प भरा रहता है, मज्जा भरा रहता है, ठीक है। हड्डी सिलेंड्रिकल है, खोखला है, और उसमें अंदर जो है वो पल्प भरे रहते हैं, मज्जा भरा रहता है, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और उसी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ब्लड में आप जानते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो जो हमारे बोन होते हैं, जो ज्वाइंटर होते हैं ना, ज्वाइंटर, जो ज्वाइंटर, जहां जहां पर शरीर में ज्वाइंटर है वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है। और ज्वाइंटर के बाद जो बोन होते हैं वहां डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। ओके, तो आप ये अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर होगा। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहां पर बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। और अस्थि मज्जा के में जो ज्वाइंटर के अस्थि मज्जा है वहां पर आरबीसी बनेंगे, और बाकी जगह जो अस्थि मज्जा है वहां पर हम लोग डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, कहां पर होता है। मैं शायद लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फेमस होते हैं, सब परीक्षा में आते हैं, है ना। तो वैसे ही वेल नोन क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं आपसे, ताकि बहुत भटकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो कुछ एक वेल नोन क्वेश्चन है जिस पर आपको वर्क करना चाहिए। ओके, तो ये प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा या स्प्लीन इसको कहते हैं, ठीक है, प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। यहां पर जो है आपको डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का विनाश होता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहते हैं, कब्रिस्तान, है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा उदर में होता है, उदर में होता है, पेट में होता है ये प्लीहा, स्प्लीन, और जहां पर आरबीसी का विनाश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल है बट याद रखना है, पीछे भी मैं वीडियो में इस पर डिस्कस किया था स्प्लीन के बारे में। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर क्या होता है, पीएच वैल्यू यहां पूछ रहा है, पीएच, है ना, पीएच। पीएच सब लोग जानते हैं, पीएच क्या है, पीएच है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच कहते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच के खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन है, सोरेनसन, पीएच के खोजकर्ता सोरेनसन है। और पीएच मान जो है, पीएच मान जो है 0 से 14 तक है। पीएच वैल्यू जो होता है 0 से 14 तक होता है। इनमें 0 से 7 तक जो है, 0 से 7 के पहले, 7 जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 के पहले जो है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, और फिर 7 तो न्यूट्रल है, इसके बाद जो है 14 तक क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है ना। तो अम्लीयता और क्षारीयता का जो मान होता है, माप होता है, वो पीएच वैल्यू के आधार पर बताया जाता है। सोरेनसन ने इसको खोजा था। और पीएच का फुल फॉर्म होता है
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और उसके आधार पे ये 7 जो है ना बीच में, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू है तो उससे कम है तो एसिडिक है, 0 से 7 के बीच है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेस है, क्षारीय है, वो ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आप देखो कि हमारे ब्लड का, है ना, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड हमारा क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है, या फिर बेस है, क्षारीय है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा बेस है, 7 से ऊपर होगा, है ना, 7 से ऊपर होगा, तो 7 से ऊपर देखो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ब्लड का पीएच वैल्यू आपको 7.35। टू रेंज नहीं समझ में आता है तो रेंज को हटा देंगे परीक्षा में, यदि हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा का, तो उसको ना 7.4 या 7.5 को दिमाग में रखेंगे पीएच वैल्यू, ऐसे 7.4 ही आप ध्यान में रखेंगे, 7.4 पीएच वैल्यू आप मारेंगे परीक्षा में, यदि एक एक रहा तो रेंज में दिया है तो रेंज पकड़ लेंगे हम लोग। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। अभी तुरंत मैंने बात किया है ना, पॉजिटिव निगेटिव करके, तो आपको यहां पकड़ना है। एक अज्ञात व्यक्ति है जो गंभीर रूप से दुर्घटना हो चुका है, ब्लड की आवश्यकता है, उसका ब्लड ग्रुप हम लोग नहीं जानते हैं, फिर भी ब्लड देना है ना, ब्लड हमें देना है। तो आप इतना बात तो तय हो गया कि उसको जो भी खून देंगे हम लोग वो पॉजिटिव नहीं देंगे, हो सकता है वो निगेटिव हो, तो पॉजिटिव देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, है ना। इसलिए पहला चीज तो ये तय करना है कि निगेटिव ब्लड ग्रुप ही उसको मिलेगा, है ना। तो निगेटिव ब्लड ग्रुप में कौन दे सकते हैं हम लोग, तो ओ निगेटिव तो दे ही सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ निगेटिव हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ओ निगेटिव दे सकते हैं। तो देखो यहां पर कौन है, ओ निगेटिव दे सकते हैं। अभी तुरंत मैंने पहले डिस्कस किया था कि आरएच फैक्टर जिसमें नहीं होगा वैसा ही ब्लड उसको देंगे ना, कोई नया प्रकार का प्रोटीन उसके शरीर में गया नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होगी उसकी। तो ओ निगेटिव है ना, ओ निगेटिव ब्लड हम दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड की आवश्यकता है उसको, तो वो नेगेटिव ब्लड हम दे सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एंजाइम क्या है, एंजाइम है ना, एंजाइम क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन है जो कैटेलिस्टिक रोल करता है, माने उत्प्रेरित करता है। एंजाइम क्या करता है, एक प्रकार का ये उत्प्रेरक है, ठीक है, उत्प्रेरक है, तो ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम देखो हमारे शरीर में ना ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होते हैं, और ये ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स 3 प्रकार की, एक होता है डक्टफुल ग्लैंड्स, एक होता है डक्टलेस ग्लैंड्स, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड्स में पैनक्रियाज है एकमात्र। तो अब यहां देखो डक्टफुल ग्लैंड जो है, नलिका युक्त जो ग्रंथियां हैं, उनसे जो प्रोटीन, एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो सेक्रेशन होता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और डक्टलेस ग्लैंड से जो प्रोटीन सेक्रेशन होता है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो एंजाइम हार्मोन दोनों प्रोटीन है, लेकिन कौन सी ग्रंथि एंजाइम सेक्रेशन करेगी, जो डक्टफुल है, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं वो एंजाइम सेक्रेशन करती हैं, और जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगी, हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगी, है ना। तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक है। बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सेक्रेशन होता है,
जो भोजन के पचाने के काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मानव वृक्क किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है ना। किडनी में कौन सा, किडनी सबको पता है कि मानव में एक जोड़ा किडनी होता है, एक जोड़ा किडनी होता है जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किडनी करता है, ठीक है। और जो पोषक चीज हैं वो बचाए रखता है, जो वेस्टेज हैं वो जब फिल्टर कर देता है तो फिल्ट्रेट ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो यूरिन में जो भी शरीर में उपयोगी नहीं है, हानिकारक है, वो सब यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो एक प्रकार का किडनी जो है हमारा वो एक्सेटरी ऑर्गन्स है ना, उत्सर्जन जो तंत्र है उसका एक पार्ट है, मेन पार्ट है किडनी, जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, और फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन कहते हैं। यूरिन के माध्यम से शरीर से बहुत हानिकारक चीजें बाहर चली जाती हैं, ठीक है। और मानव वृक्क जो किडनी स्टोन जिसको कहते हैं, अस्मरी मतलब स्टोन है ना, किडनी स्टोन में जो स्टोन, कहीं भी स्टोन जो होता है, किडनी नहीं गॉल ब्लाडर का भी स्टोन होगा तो सेम चीज ही होगा, है ना। तो ये एक्चुअली है क्या, है ना, स्टोन, स्टोन की समस्या वर्तमान में बहुत बढ़ी हुई। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम जो स्टोन होता है गॉल ब्लाडर में होता है, किडनी में होता है, या और जगह यदि स्टोन हो तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट है जो स्टोन है, और ये कभी हमें परेशान करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक प्रकार का खनिज लवण है, मिनरल सॉल्ट होते हैं, है ना, मिनरल सॉल्ट होते हैं जो लगातार क्रिस्टल के रूप में एकत्रित होते रहते और एकत्रित होकर सॉलिड रूप ले लेते, जिसको हम लोग स्टोन कहते हैं या पत्थरी कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होते, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल के रूप में ये एकत्र होते हैं, जमा होते हैं खनिज लवण, और उसी को हम लोग पत्थरी या स्टोन कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। प्रोटीन, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है ना, सहायक एंजाइम, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिप्सिन, आंसर मैं बता दूं, ये ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। सब यूरिएज होते हैं, लाइपेज होते हैं, इस तरह के एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। और ये भोजन के जो तीन मुख्य अवयव, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटीन के पाचन में जो सहायक होता है वो ये सभी एंजाइम, जो एंजाइम यहाँ पर दिखा, एंजाइम जो है जो भोजन के बाद, वो आपको पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस जो निकलती है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और भोजन के तीनों जो प्रमुख घटक हैं उनको पचाने वाले एंजाइम यहां से निकलते हैं, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, है ना। और अभी आप देखेंगे, अभी मैं बोल रहा हूं कि भोजन के तीनों जो कंपोनेंट है उनके पाचन के लिए यहां से एंजाइम सेक्रेशन हो रहा है ना, जिनमें देखो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, या लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है ना। और इसी तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट माल्टेज आपको कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, और एमाइलेज, माल्टेज और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं,
लाइपेज वसा को पचाते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं, है ना। तो यहां पर लेकिन ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखें, है ना। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। लिपिड्स, है ना। हम लोग देखते हैं कि जितना भी हमारा जैसे सेल है, कोशिका है, तो कोशिका का जो मेम्ब्रेन जो बना हुआ है, कोशिका मेम्ब्रेन जो बना हुआ है, या कोशिका का जो एक संरचना आकार है, वो उसमें हम लोग देखते हैं लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि लिपिड्स का पाचन, लिपिड्स कैसे पचता है ना। लिपिड्स के पाचन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और लिपिड्स के पाचन के लिए आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है वो है आपका पीत अम्ल, लाइपेज, देन पेप्सिन, 1 2 3, है ना। तो इसमें ना 1 और 2 सही होंगे, ठीक है। 1 और 2 सही होंगे, पीत अम्ल और लाइपेसेस, ये और ये सही होंगे। तो ये दोनों किस ऑप्शन में है वो हम देखेंगे, और ये दोनों सी ऑप्शन में है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीमारी का पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर चेकअप करते हैं, चेक लिखते हैं, ठीक है। और वो चेक जब लिखते हैं तो उसमें एमआरआई का क्या तात्पर्य है, एमआरआई, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। एमआरआई किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आपको भी सोचना है, ठीक है, और उसी अनुसार से आंसर देना है। तो एम तो सीधा मैग्नेटिकल बात हो गई, है ना, ठीक है। एमआरआई जो हम कह रहे हैं वो क्या है, सब में तो चुंबकीय है, चुंबकीय है, ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय आर जो है सो रेजोनेंस है। आप पकड़ो, देखो एलिमिनेशन कैसे करेंगे। सब में चुंबकीय तो होगा, मैग्नेटिक है। रेजोनेंस होगा, आई से क्या होगा, आई से इंडेक्स होगा, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बीमारी का पता लगाने के लिए ए ऑप्शन आप कर सकते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन पर हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। एमआरआई किया जाता है बीमारियों का पता लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण। बीएमडी परीक्षण, बीएमडी टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है। बीएमडी, है ना, बीएमडी टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो ये जो परीक्षण होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए होता है ना। ये फ्रैक्चर वगैरह पता करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हड्डियों का चीनना घुनना समझते हैं ना, हड्डी कमजोर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, है ना। तो जगह जगह फ्रैक्चर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसको पता करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस उसको कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक है, किस प्रकार की बीमारी है। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है या इसका संबंध शरीर के किस अंग से है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। सिलिकोसिस, इसका नाम कैसे पड़ा, तो सिलिकोसिस ना सीधा सीधी लंग से संबंधित है, लंग्स, ठीक है, फेफड़े से संबंधित है। इसमें होता क्या है सिलिकोसिस में, कि सिलिकोसिस में जो धूलकण में पाए जाने वाले जो सिलिका होते हैं,
धूल कण का जो डस्ट है उसमें जो सिलिका पाए जाते हैं वो जब सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं, फेफड़े को बीमार कर देते हैं या उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। उसी बीमारी को हम लोग सिलिकोसिस कहते हैं। सिलिकोसिस, सिलिका के कारण ये बीमारी हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, सांस के माध्यम से सिलिका अंदर जा रहा है, तो सिलिकोस बीमारी फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है ना। हम लोग देखते हैं कि विशेष करके पार्टी वगैरह में हम लोग खाए जाते हैं, अंदाजा नहीं लगता कि कितना खाना चाहिए, कब खाना बंद करना चाहिए, है ना। हर टाइम टू टाइम खाते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को यदि ऐसा हो कि खाना खाया जा रहा है स्वादिष्ट भोजन और उसे अंदाजा न हो, है ना, तो वो एक बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, कि भोजन का अंदाजा ही नहीं रहता कि कब हमें ब्रेक करना है, कब रोकना है भोजन करना। और उस बीमारी का नाम है आपका बुलिमिया बीमारी। देखो ये बीमारी, बुलिमिया बीमारी उसको कहते हैं। वह व्यक्ति बुलिमिया बीमारी से पीड़ित है, वह व्यक्ति बुलिमिया बीमारी से पीड़ित है जो उसे पता नहीं चलता कि हमें कब रोक देना चाहिए खाना खाना। ठीक है, कब हमें ब्रेक करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। बुलिमिया बीमारी ओंकोजीन संबंधित है किससे? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बड़ा प्रसिद्ध बीमारी से रिलेटेड है ये, है ना। तो करीब करीब आपका आंसर आ गया होगा या आंसर आप समझ गए होंगे। ये कर्क रोग मतलब कैंसर के लिए ओंकोजीन संबंधी, ओंकोजीन का ये जो जीन है ना ओंकोजीन, वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, है ना। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर में, है ना, ओंकोजीन से रिलेटेड बातें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर में जो साधारण कोशिकाएं, सेल, जिसमें कोई विकार आ जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो वो सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है, वो सेल समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उसको एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके तहत सेल समाप्त हो जाते हैं। ये कॉमन है बॉडी में। लेकिन ओंकोजीन की विशेषता यह है कि यदि ओंकोजीन उपस्थित है तो जो सेल नष्ट हुआ, जो सेल में विकार आया, डिस्टरबेंस हुआ, वो सेल ओंकोजीन के कारण नष्ट नहीं होता है। ओंकोजीन एपोप्टोसिस प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके कारण बेकार सेल्स जो है बन गए, जिनमें डिस्टरबेंस है या विकार है, वो फैलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, है ना। ये ओंकोजीन का काम होता है। ठीक है, हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो आप जानिए कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। वो सेल में मौजूद होता है, वो फट जाता है। सेल में किसी तरह का भी विकार आया तो वो सेल पच के या समाप्त होकर शरीर से बाहर चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन ओंकोजीन यदि उस व्यक्ति के शरीर में है ना, तो वो क्या करता है कि एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है और जो हानिकारक या जो उस तरह के सेल जो खराब हो गए हैं वो भी रह जाते हैं। ठीक है, और उनका विकास होने लगता है, जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, कर्क रोग के नाम से जानते हैं। ओंकोजीन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजीन जुकाम, है ना, ये सामान्य समस्या, पैथोजीन जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, जुकाम के लिए उत्तरदायी कौन सा जीन है? तो पैथोजीन है ना। अब ये टाइप्स पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है किस प्रकार का, तो ये मैं बता दूं, ये रीनो वायरस है ना। पैथोजीन क्या है? एक वायरस है, रीनो वायरस है, रीनो वायरस है।
जिसके कारण हमें जुकाम होता है, जिसके कारण हमें जुकाम होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एनोस्मिया, एनोस्मिया क्या कहते हैं? एनोस्मिया क्या है ये, है ना। एनोस्मिया किसे कहते हैं हम लोग, ये ध्यान में रखना है ना। तो ये एनोस्मिया हम लोग बोलते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, है ना। बी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। घ्राण संवेदना अभी भी नहीं समझ में आया, घ्राण संवेदना किसे? अरे सूंघने, क्या सूंघने की शक्ति घट जाना, है ना। सूंघते हैं ना हम लोग, सूंघने की शक्ति, गंध महसूस करने की शक्ति, गंध ही नहीं पता चल रहा है क्या? कोरोना काल में हुआ था, है ना। कोरोना काल में एनोस्मिया हो जाता था भाई, गंध ही नहीं पता चलता था क्या गंध कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो एनोस्मिया उसी को कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं, जो कोरोना काल की विशेषता थी। जिस व्यक्ति को कोरोना होते उनको गंध नहीं पता चलता, टेस्ट नहीं पता चलता था, है ना। तो एनोस्मिया से ग्रसित हो जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी, सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रकार का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किस उम्र के या किस वर्ग में, है ना। वृद्धों में पाया जाता है, ड्रग्स जो लेते हैं छोटे बच्चों में, या केवल महिलाओं में, है ना। तो सेरेब्रल पॉल्सी जो है, आपको मैं बता दूं इसका आंसर छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये मस्तिष्क संबंधी विकार है ना। और ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। इसे लकवा भी कहते हैं, मानसिक ब्रेन लकवा कहते हैं, है ना। मस्तिष्क लकवा भी कहते हैं इसको, सेरेब्रल पॉल्सी को मस्तिष्क लकवा भी कहते हैं, है ना। मस्तिष्क लकवा भी किसको कहते हैं, है ना। मस्तिष्क लकवा भी कहते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें लगता है कि आज का सेशन ये काफी है आपके लिए, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न की एक सूची या एक कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साथ ही उनके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत वो भी मैं बताते चलता हूं। तो आई होप ये क्रम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, और ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। तो इस क्रम को जारी रखने के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, है ना। अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे प्रचारित करिए ताकि ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें इस प्रोसेस का। और ये क्रम जारी रहेगा, और ये साइंस पोर्शन के साथ साथ मैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रोसेस चालू करूँगा। तो एक साथ ना दो वीडियो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, करंट अफेयर्स देन साइंस, दोनों। अभी यही प्रोसेस चलेगा कुछ एक दिनों तक। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें अच्छे लेवल तक जब हम पहुंचा देंगे आपको, उसके बाद फिर विषय बदलेंगे और दूसरे पर बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है स्टूडेंट्स, और फिर आप सबों से मिलेंगे अगले सेशन में, तो फिर मैं बात करूंगा। ओके, आप सबों का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।